हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और मैं आरजे आयुषी। और ये है पर्दा। आयुषी, हाँ। क्या तुम्हें पता है क्या? आजकल इंडिया में कोई शादी नहीं करना चाहता। ये तो मुझे भी लग रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी सीजन थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर ऐसा हुआ क्या? क्यों सबसे शादी से नफरत हो रही है? हाँ, शादी से तो कई सारे लोगों को नफरत हो रही है और तुम्हें पता है कि एनएसओ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 42% यूथ अब शादी ही नहीं करना चाहते। पर ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई सारे रीजंस हैं और उनमें से एक रीजन डर भी है। डर? डर। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी या फिर कहें एक रियल केस बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारा भी शादी से मन उठ जाएगा और शादी करने से तुम डरने लग जाओगी। ठीक है भाई, देखते हैं। फिलहाल क्या केस है आज का? हाँ, अब मैं सुनाती हूँ लेकिन तुम थोड़ा दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि हो सकता है कि तुम भी डर जाओ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो, समय था 28 अप्रैल 2003। अजमेर के जसवंतपुरा में एक शाम को पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी उन्हें घबराते हुए बोलता है कि बनास नदी के किनारे एक कटा हुआ सर मिला है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो नदी पूरी ही तरह से सूखी हुई थी। वहां बने एक पिलर के पास कटा हुआ सर पड़ा था और उसको बुरी तरह से जलाया हुआ था, जैसे कोई रोस्ट किया हो उसको। ओह, जब सर जला दिया था तो फिर उसकी पहचान भी नहीं हुई होगी। शायद उसकी पहचान छुपाने के लिए ही कातिल ने उसके सर को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया था। उस कटे हुए सर के पास एक बहुत ही बड़ी बोरी भी मिली थी जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अच्छा, एक बात बताओ, हम्म अगर सर मिला तो धड़ कहाँ है? हाँ, ये बात तो उस वक्त मौजूद सभी लोगों के मन में थी, लेकिन तुम्हें पता है, घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर पुलिस को खून से सनी हुई एक शर्ट मिली थी। पुलिस ने वहां पे और ढूंढा तो कट्टे की एक बोरी मिली, सोफा का कवर मिला, तकिए के कवर मिले और उन्हें काफी सारे खून से लिपटे हुए छोटे छोटे कपड़े के पीसेस में मिले। और वहां से शुरू हुई एक नई कहानी। छानबीन करने के दौरान ही पुलिस को आती है एक कॉल। कॉल? हम्म क्या था उस कॉल में? कॉल पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दूर एक कुएं में एक काली रंग की बोरी तैर रही है और उसमें से बहुत तेज से बदबू आ रही है। फिर पुलिस ने वहां जाकर उस बोरी को निकलवाया। उस बोरी को निकलवाने में सभी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि जो भी उस बोरी को निकालने जाता था उन्हें ये सब देख के उल्टियाँ आ जाती थी। फिर जब लोगों ने हिम्मत करके उस बोरी को निकाला और फिर देखा वो मंजर जो अच्छे अच्छों को डरा दे। जब बोरी को खोला गया तो उसमें से 2 चादर आपस में बंधी हुई मिली। फिर उसमें मिला एक नंगा शव और वो जगह जगह से कटा हुआ, जला हुआ, जिसका सर गायब था और यहाँ तक कि उसकी आंतें भी बाहर निकली हुई थी और उसमें से बहुत ही तेज गंदी बदबू आ रही थी। ये सब देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे ना, उन सबको उल्टियां आने लग गई और सब वहां से डर के भागने लगे। सुनने में ही इतना खौफनाक लग रहा है। फिलहाल अच्छा, एक मुझे बात बताओ, ये वही धड़ है ना जिसका सर हमें थोड़ी देर पहले मिला था? हम्म जब सर और धड़ का डीएनए मैच करवाया था पुलिस ने, तब उन्हें ये पुष्टि हुई कि सर और धड़ एक ही इंसान का था। और ये इंसान कौन था? बताती हूँ, पहले आगे की कहानी सुनो। देखो, पुलिस ने कुछ दिन तक छानबीन की और सबूत भी कई सारे ढूंढे। उन्हें हर बार वही चीज़ें मिलती थीं, हर जगह खून के धब्बे मिलते थे, रोड पे खून के धब्बे, ऐसा लगा था कि कोई रुक रुक के गाड़ी चला रहा है। लेकिन सबूत कोई ऐसा नहीं मिला जिससे कातिल की खबर मिल सके। पुलिस ने काफ़ी दिन तक उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जद्दोजहद की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने राजस्थान के कई सारे पुलिस स्टेशन पे संपर्क किया और ये पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसे इंसान की मिसिंग रिपोर्ट है जो काफ़ी दिनों से नहीं मिला है, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जब कुछ दिन बीत गए तब उस लाश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लग गई और जहाँ पे भी उसको रखा गया वहाँ पे उसके बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। जब उसकी कोई पहचान नहीं हुई, कोई उसका उससे ढूंढता हुआ नहीं आया, तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्हें एक लाश मिली है और उसकी सारी डिटेल्स, सारे सबूत, सब चीज़ मीडिया को बता दी, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। हेल्पफुल? हम्म कुछ नया मिलने वाला था? कह सकते हैं भाई, अभी तो इस कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं।
ऑलराइट, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसके आगे क्या हुआ? क्या कोई जानकारी मिली? अगर जानकारी थी तो वो कैसी थी? कोई सबूत? कोई घरवाले? होल्ड ऑन उन्नति, बहुत सारी चीज़ें मिली क्योंकि जानकारी ही इतनी तगड़ी थी कि उसकी पहचान फिर उसके बाद अपने आप होने लग गई। पुलिस ने बताया कि लाश की लेफ्ट आई के नीचे एक सर्जरी हुई थी जिसमें एक तार लगा हुआ था। तो ये कैसे हेल्पफुल है? अब इस पार्ट को हम यहीं रोक देते हैं और अरे! दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरे, अरे, अरे! ऐसा क्यों? हाँ, शायद इस पार्ट को अधूरा ही समझना तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से ही ये कनेक्ट होता है। ओके, लेट्स सी। देखो, जसवंतपुरा से 120 किलोमीटर दूर किशनगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट है, जहां रहता था एक आदमी जिसका नाम था भवानी शंकर शर्मा, जो कि बहुत ही बड़ा मार्बल व्यापारी था। और बहुत दिनों से वो अपने गोदाम पे भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी जगह कई दिनों से उसकी बीवी निधि शर्मा जा रही थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हस्बैंड की जगह पे वाइफ जा रही है। हो सकता है हस्बैंड बीमार हो। लेकिन इस केस में ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब भवानी अपने गोदाम पे ना आए, और निधि अचानक से आना शुरू कर दी और उसके बाद कभी भवानी दिखा नहीं, तो लोगों के भी मन में डाउट था, लेकिन मालिक और मालकिन थे, इसीलिए कभी भी कोई वर्कर ने उनसे सवाल नहीं किया। ऑलराइट, तो क्या कहानी की शुरुआत यहीं से थी? फिलहाल आगे क्या हुआ? हम्म फिर इस कहानी के पीछे काफी सारे राज थे। देखो, वहां पे मौजूद लोगों को भी पता था और उनके घर के वर्कर्स को पता था, उनके माँ बाप को पता था, और यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों को भी पता था कि भवानी में और निधि जो कि पति पत्नी थे उनमें कुछ खास बनती नहीं थी। उनमें आए दिन लड़ाई झगड़ा और इतना तेज होता था कि पूरे पड़ोस में उसकी आवाज आती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि निधि को कभी भी भवानी के माता पिता से प्यार हुआ ही नहीं, यानी कि वो कभी भी उनके माँ बाप को अपना माँ बाप मानी ही नहीं। हमेशा वो लड़ाई करती थी और भवानी को रोकती थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक दिन भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद के घर एक अखबार आया, और हर दिन की तरह दुर्गा प्रसाद ने सुबह का नाश्ता करते वक्त उन्होंने अपने अखबार को खोला, और अखबार में कुछ ऐसा दिखा कि उनके होश उड़ गए। क्या उसमें भवानी की फोटो थी? नहीं, भवानी की फोटो तो नहीं थी, बस एक खबर थी जिसमें लिखा था कि पुलिस को एक जली और कटी हुई लाश मिली है जिसके लेफ्ट आई के नीचे एक तार लगा हुआ है। फिर दुर्गा प्रसाद को शक हुआ क्योंकि काफी दिनों से उनकी उनके बेटे से बात भी नहीं हुई थी, और जब भी वो अपनी बहू से कहते कि उनके बेटे से बात करवा दो, तो हमेशा वो कोई ना कोई बहाना करके बात नहीं करवाती थी। फिर क्या हुआ? क्या किया दुर्गा प्रसाद ने? फिर दुर्गा प्रसाद को और भी ज्यादा शक होने लग गया, और वो सीधा पहुंच गए भवानी के घर। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि निधि अपने गोदाम पे थी, जो कि वो कभी नहीं जाती थी, लेकिन अचानक से 10 दिन से वो अपने गोदाम पे जाने लग गई। वहां जाके जब उन्होंने देखा तो उनको ये सारी चीजें थोड़ी अजीब लगी। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खबर की, और जो भी उनके सगे संबंधी थे सबको ये सारी बातें बताई। जब सबका शक और भी ज्यादा बढ़ गया तो वो निधि के घर पहुंच के निधि को और साथ ही साथ वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे उनको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन? हम्म सबको एक साथ लेकर के? हम्म बिना किसी सबूत निधि का पुलिस स्टेशन में क्या काम था? निधि का ही तो सबसे बड़ा काम था, क्योंकि निधि कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जैसे उसका गोदाम पे जाना। फिर वो कभी भी अपने सास ससुर का फोन नहीं उठाती थी, लेकिन भवानी को जब भी वो कॉल करते थे तो उसका फोन अनरीचेबल आता था, कभी स्विच ऑफ आता था। इस बीच क्या हुआ, जब भी वो निधि को कॉल करते थे तो निधि उनका कॉल उठाने लग गई, लेकिन उसने कभी भी भवानी से बात नहीं कराई। और जब वो पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर दुर्गा प्रसाद ने ये बताया कि उनका बेटा 8 दिनों से लापता है, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे के भी लेफ्ट आई के नीचे सर्जरी हुई थी, तार लगा हुआ था, और जिस लाश की वो जिक्र कर रहे थे जो कि न्यूज़पेपर में छपी हुई थी, उसको देखने की भी उन्होंने पुलिस से मांग की। पर वो निशान तो बहुत सारे लोगों की आंख के नीचे हो सकता है। वो तार बहुत सारे लोगों को लगा हो सकता है। उन्हें कैसे पता ये उनका ही बेटा होगा? वेट, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन? हम्म अच्छा, लेकिन फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि उन्हें जो लाश मिली है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, क्योंकि उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि उसे रखना नामुमकिन हो गया था। ये सब सुन के सब जो भी वहां मौजूद थे सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि निधि जो कि उसकी बीवी थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर पुलिस ने कहा जो भी चीजें लाश के पास मिली थी वो अभी भी उनके पास है और वो उन्हें दिखा सकते हैं। वेट,
निधि नॉर्मल थी। निधि उसकी बीवी थी और ये सुनने के बाद कि हो सकता है वो उसका पति ही हो, वो नॉर्मल थी। हम्म ये नॉर्मल नहीं है। वही तो सबने सोचा कि निधि नॉर्मल कैसे है जबकि उसका ही पति गायब है और वो जिस लाश की बात वहां पे हो रही है वो भी उसका पति हो। उसके बाद पुलिस ने एक एक करके सारी चीजें दिखाना शुरू की। वहां से बरामद जो भी चीजें हुई थी जैसे शर्ट, थैला, कट्टे की बोरी और भी जो भी वहां पे टुकड़े मिले थे कपड़े के, उन सारी चीजों को निधि के सामने और उनके घर वालों के सामने रख दिया गया। जब निधि ने वहां पे देखा कि जो शर्ट थी, जो बोरी थी, बोरी देख के तो निधि ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि ये उसको नहीं पहचानती। लेकिन जैसे ही शर्ट उसके सामने आई उसकी आंखें थोड़ी सी बदल गईं। आंखें बदल गई, गिल्ट या रोना? ना गिल्ट ना रोना, शायद उसे डर लग रहा था और वो डर के पाए रोने लग गई। लेकिन उसने कहा कि ये जो शर्ट है जिसपे खून के दाग लगे हुए हैं, जो इतनी ज्यादा फटी हुई है, ये भवानी की ही है और जिस दिन से वो अपने घर नहीं आए हैं उस दिन वो यही पहन के बाहर निकले थे। अब इसके आगे क्या होने वाला था? फिर पुलिस को घर वालों पे शक था पर सबूत उनके हाथों कोई भी नहीं। फिर भवानी के पिता ने बताया कि 11 साल पहले भवानी की चीक बोन टूट गई थी और दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उसके लेफ्ट आई के नीचे एक ऑपरेशन हुआ था। उसको वेरीफाई करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने ऑपरेशन डिटेल्स और डॉक्टर का नंबर भी पुलिस को दे दिया। पर ये भी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें झूठ हो सकता है उनके पिता ने ही उसको मारा हो, कुछ भी हो सकता है ना। हो तो कुछ भी सकता है और इसी शक की वजह से पुलिस को उनके पूरे घर वालों पे, पूरे रिश्तेदारों पे शक था क्योंकि ये मर्डर कोई भी कर सकता था। फिर पुलिस ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया और ये पता चला कि इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए जिस डॉक्टर को उन्होंने कांटेक्ट किया था वो पूरे देश में एक ही स्पेशलिस्ट है और पूरे राजस्थान में उन्होंने सिर्फ 3 लोगों का ही ऑपरेशन किया है और तीनों के नंबर डॉक्टर ने पुलिस को दे दिए। पर इससे इन्वेस्टिगेशन या मुजरिम का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। फिर पुलिस ने उन तीनों नंबर्स को एक एक करके डायल किया। उन सभी पेशेंट से उनकी बात हुई लेकिन तीसरे पेशेंट यानी कि भवानी से बात नहीं हुई और ये प्रूफ हो गया कि लाश भवानी की ही है। और मुजरिम वो कौन था? इतना भयानक कत्ल भला कौन कर सकता है? शायद उसका कोई अपना। अपना? कोई हम्म अपना किसी अपने को मार सकता है? बिल्कुल, यही तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। फिर पुलिस ने सभी घर वालों से, सभी रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की लेकिन उनको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला। फिर आता है भवानी का साला यानी कि निधि का भाई। निधि के भाई से जब पूछताछ शुरू की गई तब उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि जब पुलिस निधि के भाई से पूछताछ कर रही थी तब उसका भाई बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में था और कोई भी जानकारी सीधे सीधे नहीं बता रहा था। जब पुलिस ने अपना टॉर्चर बढ़ाया तो ये सब देख के कहीं ना कहीं निधि भी सहम गई और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसके भाई को कुछ ना कर दे। तो भाई यहाँ पे कत्ल किसने किया था? साले साहब ने या उनकी पत्नी ने? यही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब पुलिस ने उसके साले से पूछताछ की और सख्ती थोड़ी और बढ़ाई तब निधि डर के मारे रोने लग गई और उसने टॉर्चर के दौरान ही पुलिस को रोका और ये बोला कि मैं बताती हूँ सच क्या है। और जब उसने ये बोला तो वहां पे मौजूद सभी लोग थोड़े से सहम गए कि आखिर निधि बोलने क्या वाली है। और अब इसी का इंतजार मुझे भी है कि निधि क्या बोलने वाली है, क्या सच निधि के मुंह से बाहर आने वाला है। निधि ने सबसे पहले तो ये बोला कि मेरे भाई को कोई कुछ ना कहे। और जब ये सब हो रहा था तब रिश्तेदारों ने भी बीच में बोला कि निधि का भाई जो है वो सबसे ज्यादा इन दोनों की लड़ाई यानी कि भवानी और निधि की लड़ाई करवाता था और ये दोनों ही मिलके यानी कि उसके साले साहब और उसकी बीवी दोनों मिलके भवानी को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते थे, मेंटली और फिजिकली दोनों। मतलब कि यहाँ पर साले साहब ही मुजरिम है? नहीं, ए? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि साले साहब जब इतना टॉर्चर करते थे तो साले साहब ने क्या ये मर्डर किया है या फिर नहीं। मतलब हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि मर्डर करने वाला साले साहब ही होंगे। यही तो सबको लग रहा था कि साला जब इतना दुष्ट है तो शायद साले ने ही मर्डर किया हो, लेकिन साले ने मर्डर यहाँ पे नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? बताती हूँ भाई। जब पुलिस से निधि ने ये कहा कि आप मेरे भाई को कुछ भी ना करिए, उसके बाद उसने कहा कि ये मर्डर उसने खुद किया है। निधि ने अपने पति को मारा है? निधि ने अपने पति को मारा है। मुझे एक बात बताओ, एक अकेली महिला किसी पुरुष को कैसे मार सकती है?
हाँ, ये शक कहीं न कहीं पुलिस के भी मन में था। और फिर जब उन्होंने निधि से सारी चीज़ें पूछी, यानी कि पुलिस ने एक-एक करके ये पूछा कि उसने ये क्यों किया, कैसे किया, किसके साथ मिलके किया, फिर निधि ने कुछ ऐसा बताया कि वहाँ पे मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। निधि ने ऐसा क्या कहा? फिर निधि ने बताया कि उससे शक था कि उसका पति यानी कि भवानी अय्याशी करता था और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने घर वालों को दे देगा और उन्हीं से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और यही कहीं ना कहीं उसका शक बहुत बड़े जुर्म को अंजाम दिया था। तो क्या शक करने पर कम्युनिकेशन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? शायद इसकी कभी कोशिश हुई ही नहीं। फिलहाल आगे बताओ क्या हो रहा था? फिर आगे निधि ने सारी कहानी बताई कि उसने कैसे मर्डर किया, कैसे जलाया, कैसे उसको भूना और कैसे इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया। लेकिन तुमने तो बताया था कि लाश कटी हुई थी, अलग अलग जगह पर थी। निधि इतना खौफनाक काम अकेले कैसे कर सकती है? मुझे अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, निधि ने भवानी के ड्राइवर के साथ मिलकर ये सारे जुर्म को अंजाम दिया। उसने बताया कि उसने ड्राइवर को लालच दिया और घर में ही भवानी का मर्डर किया। पहले निधि ने भवानी को बेहोश करने के लिए उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाई और फिर भवानी जब बेहोश हो गया तो उस पर चाकू से 7 से 8 वार किए, लेकिन फिर भी भवानी नहीं मरा। जब थोड़ी देर इंतजार किया और भवानी की सांसें फिर भी चल रही थी, तब उनके ड्राइवर ने एक कुल्हाड़ी से भवानी के गले पे कई सारे वार किए। अब गले पे वार करने के बाद उसकी मांस तो अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका सर धड़ से एक हड्डी के जरिए जुड़ा हुआ था। और उस हड्डी को अलग करने के लिए निधि अपने किचन में जाती है और एक धारदार चाकू लेकर आती है। फिर उस चाकू से उसने अपने पति की हड्डी को रेतना शुरू कर दिया जब तक वो हड्डी धड़ से अलग नहीं हो गई। एक पत्नी इतनी बेरहमी से अपने पति को मार सकती है, हम्म ये मेरे लिए सोचना ही इम्पॉसिबल है। वैसे तुमने कहा था कि ये लाश तो जली हुई थी। ये तो मैंने कहा था और मिली भी थी। कटने के बाद जब खून उनके पूरे फर्श पे फैल गया, फिर इन लोगों ने सोचा कि पहले इस फर्श को साफ करते हैं। फिर उन्होंने भवानी के सर और धड़ को उठा के नीचे यानी कि अपने ही बेसमेंट में ले गए। वहां पे उन्होंने सर और धड़ को रखा और दोनों यानी कि ड्राइवर और निधि ऊपर आ गए जहां उन्होंने कत्ल किया था। फिर उन्होंने वहां पे मौजूद सोफे के कवर, तकिए के कवर से वो खून साफ करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने उस खून को समेटा और पानी के एक गैलन में भरना स्टार्ट कर दिया। जब खून को वो भर दिए, फिर जो भी खून फर्श पे लगा रह गया था उसे अच्छे से पोंछ दिया और फर्श को बिल्कुल चकाचक कर दिया। फिर वो आए अपने बेसमेंट में। जब वो बेसमेंट पे पहुंचे तब वहां पे उन्होंने पहले तो उस धड़ को जलाया, क्योंकि वो बॉडी जला रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने उस पर पेट्रोल डाला और उसमें आग लगाई, थोड़ी ही देर बाद पूरे बेसमेंट पे बहुत ज़्यादा धुआं हो गया और बेसमेंट में लगी हुई एक छोटी सी खिड़की से बहुत तेजी से धुआं बाहर निकलने लग गया। जब लोगों ने देखा कि उनके घर से धुआं निकल रहा है तो उनके पड़ोसी ने आके पूछा कि आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना धुआं है। फिर जब निधि ने उन पड़ोसियों को आते हुए देखा तो उन्होंने जल्दी ही जल्दी पूरी बॉडी पे पानी डाल के उस आग को शांत किया और उन्हें बहाने से वापस भेज दिया। वो इस लाश को और जलाएगी तो लोगों को और भी ज्यादा शक होगा और पुलिस तक ये बातें पहुंच सकती है। उसने लाश को तुरंत ही बुझा दिया और फिर वो चली गई छत पे जहां उनका कमरा था, किचन था, और वो अपने साथ लेकर आई भवानी का सर। सर, हम्म आज तक ये जब भी मैं कोई मूवी देखती थी ना और उसमें सीन आता था तो लगता था ये इम्पॉसिबल चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल था। अच्छा, इनके घर वाले कहाँ थे इस पूरे प्रोसेस में? इन पूरे प्रोसेस में जो भवानी के घर वाले थे वो बहुत दूर रहते थे, यानी कि भवानी रहता था शहर में और वो गांव में रहते थे। और वो लोग को कभी भी भवानी से बात करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि निधि कभी भी उन्हें बात करने देती ही नहीं थी। ओके, एंड अब आगे क्या होने वाला था? निधि उसका सर लेके जाती है अपने किचन में, पर क्योंकि अब निधि के पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि वो उसे जला दे, तो निधि ने अपना स्टोव ऑन किया और स्टोव पे जैसे हम एक आलू भूनते हैं ना, निधि ने बिल्कुल उसी तरीके से भवानी का सर भूनना स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी बेरहम! हम्म और सर को तब तक भूना जब तक उसकी आइडेंटिटी अच्छे से मिट नहीं गई। भवानी के सर से बाल जल गए, आईब्रोज जल गई, उसकी स्किन जल गई और उसे पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। और इसके बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया। लेकिन अपने अंदाज से। ये केस
इतना ज़्यादा बेरहमी से भरा हुआ। यहाँ पर सिर्फ धोखा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसको बोलने के लिए। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी भी इसमें कुछ बाकी है। बिल्कुल। देखो निधि ने ये बताया कि जब उसने अच्छे से उसके सर को रोस्ट कर दिया तब उसके ख्याल आया कि इसको डंप भी करना है। लेकिन क्योंकि उनके घर के आसपास कोई ऐसी जगह थी नहीं तो उसने सोचा कि हम घर से इसको बहुत दूर डंप करेंगे। और डंप करने के लिए पहले तो उसको भरना ज़रूरी है। फिर निधि ने अपने घर के स्टोर रूम में गई और वहाँ पे कट्टे की बोरी को खाली किया। वहाँ से कट्टे की बोरी लाई और कट्टे की बोरी में उसने उसकी धड़ को भरना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो धड़ को भर रही थी तब उसके हाथों से भवानी की स्किन फिसल रही थी क्योंकि वो जली हुई थी। और फिसलने के ही दौरान पे निधि को क्यूरोसिटी हुई कि वो उसकी बॉडी को अच्छे से देखे। फिर उसने भवानी के पेट में हाथ डाला, उसकी आंतों को बाहर निकाला। ये कैसा शौक है? ये किसी को समझ नहीं आया पर उसको ऐसा लगा, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, और ये निधि मुझे ही लग रहा है जाने। ना कि यहाँ पर निधि मानसिक रूप से बीमार है। बिल्कुल। फिर उसने क्या किया कि जब उसने आंतें निकाली, इसीलिए जब पुलिस को उसका शव मिला तो उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। फिर उसने उसके धड़ को उस कट्टे की बोरी में अच्छे से भर दिया और उसको अच्छे से बांध दिया कि इफ अगर कोई भी चीज या कोई लिक्विड उसके बॉडी से निकलती है तो वो बाहर ना जाए। बचा सर, तो सर को रखने के लिए उसने अपने तकिए के कवर को निकाला और उस तकिए के कवर में अच्छे से उसके सर को बांध दिया। और फिर वो उसे अजमेर से बनास नदी के पास लेकर आई। नहीं, उनका इरादा था कि वो उसे बहुत दूर फेंकें, यानी कि राजस्थान से बाहर। लेकिन जब वो अपने ड्राइवर के साथ मिलके भवानी की ही गाड़ी में भवानी को डंप करने जा रही थी तब रास्ते में उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आई और वहां पे उन्होंने डर के पाए सिर्फ और सिर्फ सर को डंप किया और धड़ डंप करना भूल गए। और धड़ उसके बाद कहीं और। क्योंकि वो डर के पाए वहां से भाग गए और बहुत दूर जाके उन्होंने उसके धड़ को भी डंप कर दिया। सच बताऊं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पर भरोसा करना, यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। और सोचो जब ये सब निधि बता रही थी तो भवानी के माँ बाप का क्या हाल होगा। इवन निधि और भवानी का एक छोटा सा बच्चा भी था। अभी उसके पास ना उसकी माँ होगी ना उसके पिता। बिल्कुल। केस के बाद ये पता चला कि जिसपे वो शक ज्यादा कर रहे थे यानी कि भवानी का साला, उसने कुछ नहीं किया। सारी चीजें निधि ने और ड्राइवर ने मिलके की। ये सारी चीजें पुलिस को पता लगने के बाद पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा और निधि को वहीं से जेल ले गए। फिर उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई और जो भी उनकी सजा थी वो उन्हें मिली। साथ ही साथ जो भवानी का बच्चा था उसकी कस्टडी उसके दादा दादी को दे दी गई। जब ये सारी चीजें हो रही थी तब भवानी के माँ बाप ने भी पुलिस को ये बताया कि निधि की ही वजह से भवानी कभी भी उन पे 1 रुपए भी खर्च करने को नहीं पाता था और जिस अय्याशी की वो बात कर रही थी वो अपने बिजनेस की वजह से मीटिंग पे जाता था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीजें हुई लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए थी। डाइवोर्स वॉज द सिंपल आंसर। बिल्कुल। खैर, शायद डिवोर्स होता तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आज का केस बस इतना ही रखते हैं, और सुनने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। केस यहीं पे समाप्त हुआ। और ये बात तो 2003 की थी। आज भी हमें हजारों केस देखने को मिल जाते हैं जिसमें कपल्स ही अपने पार्टनर को हार्म कर रहे हैं। कहीं ब्लू ड्रम की बात आती है तो कोई हनीमून पे जाकर धक्का दे देता है। और इसीलिए शायद आजकल शादियां इतनी कम हो चुकी हैं, क्योंकि अब लोग किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहते, और इस तरह के केसेस के बाद भरोसा हो भी नहीं सकता। कोर्स, और यही सारे केस देख के ही यूथ अब शादी ही नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए आप सतर्क रहिए, भरोसा कीजिए, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, वक्त है अब आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी लेकर एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।